नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल में। ठीक है, और हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 9 अभी डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है। चैप्टर 8 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और चैप्टर 9 का सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। और जो भी चैप्टर्स बच जाएंगे उसको हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमको जो है एक लंबा जर्नी तय करना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक है हमारा रेशम मार्ग संस्कृतियों का मिलन। तो ऐसा है, देखिए पहला ये टॉपिक नहीं है इस चैप्टर का, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि जो पहले के 2 पैराग्राफ है ना, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 8 के अंदर, क्योंकि वो सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। सतकर्णी और अलग अलग वंश के बारे में जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है चैप्टर 8 के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रेशम मार्ग संस्कृतियों का मिलन है। रेशम एक ऐसा कीमती कपड़ा था जिसने दुनिया बदल दी। इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन जो है चीन से, 7000 साल पहले। देखिए क्या हुआ कि 7000 साल पहले जो है एक आविष्कार हुआ, एक टेक्निक का चीन के अंदर, जिससे रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकाल के और फिर कताई करके फिर कपड़ा का बुनाई करके कपड़ा बनता था। ठीक है, तो ये जो टेक्निक था वो चाइना ने किसी से नहीं बताया, किसी से शेयर नहीं किया, चाइना से बाहर नहीं गया। 1000 साल तक तो लगभग छुपा के रखा, हज़ारों साल तक छुपा के रखा। ठीक है, तो जब वहाँ से वो निकला, ठीक है, चाइना से जब वो निकला, वो टेक्निक जब बाहर निकला, तो उसका कारण ये था कि वहाँ से रेशमी कपड़ा भी बाहर निकला, ट्रेड होने लगा। ठीक है, खासकर पश्चिम की तरफ, पश्चिम एशिया जो था वहाँ जाने लगा। और वहाँ जब गया तो लोगों के हाथ में जब पड़ा तो ये उस समय के जो कपड़े थे उससे अलग था, क्योंकि ये इसका रंग चमकीला था, रेशमी कपड़ों का थोड़ा चिकना था, मुलायम था, बनावट में अच्छा था। तो उस समय जो समाज था उसमें जो है इसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के बाद कारण क्या हुआ कि इस कपड़े का दाम भी बढ़ गया। ठीक है, ये कीमती कपड़े कहलाने लगे और लोगों में एक तरह की होड़ चलने लगी, खासकर रोमन साम्राज्य और वहाँ के जो धनी लोग थे उनके बीच ये होड़ चलने लगी कि हम अमीर हैं तो हम अमीर हैं, तो हम अमीर हैं तो कैसे दिखाएंगे, तो रेशमी कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, जैसे आज हम अमीर हैं तो कैसे दिखाएंगे, गाड़ी घोड़ा आईफोन ये सब दिखाएंगे, अमीर बताएंगे अपने आप को। ठीक है, तो वो उस समय जो है चलन था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि अब मार्ग तो बन गया। ठीक है, अब उस मार्ग का नाम रखा गया, वो इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जितने भी ट्रेड होते थे ना उसी रास्ते से होते थे, खासकर रेशमी कपड़ों के। तो जो साम्राज्य उसके बीच में पड़ता था, जो भी देश पड़ता था, वहाँ से जो भी रास्ते गुजरते थे उस तरह के ट्रेड के, तो सारे का नाम सिल्क रूट था, एक जाल की तरह था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसमें बताता हूँ रेशम मार्ग की शुरुआत। ठीक है, धीरे धीरे रेशम का व्यापार दूर दूर तक फैलने लगा। व्यापारी चीन से रेशम लेकर और क्या करते थे, रेशमी कपड़ा लेकर पश्चिम की ओर जाते थे और जो भी रास्ता बनता था उसको रेशम का मार्ग कहने लगे। ठीक है, तो बेसिकली कैसे था कि ये मान लीजिए चीन है, ठीक है, ये चाइना है, इस यहाँ से जो है आगे था कुषाण वंश। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना साम्राज्य था, यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोडक्शन हुआ, ठीक, रेशम के कपड़ों का, यहाँ से निकले और फिर कुषाण वंश तक पहुँचे, कुषाण साम्राज्य में पहुँचे और उसके बाद नीचे जो है फारस साम्राज्य है। ठीक है, फारस के शासक हैं और यूनान का वहाँ पे राज्य है। ठीक, तो यहाँ तक पहुँचे और फिर एक रास्ता इधर से निकलता था रोमन साम्राज्य की तरफ और वहाँ पहुँचे और फिर नीचे की तरफ मथुरा तक भी, मथुरा से आगे यहाँ तक आता था। ठीक है, यहाँ कलकत्ता के जहाँ भी पतन है, मतलब जो डॉकयार्ड है वहाँ तक पहुँचता था। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो है पानी के रास्ते बंगाल की खाड़ी से जो है दूसरे देशों में जाता था। तो ये जो स्थल रूट था ना, इसी को हम लोग कहते थे क्या, सिल्क रूट। सिल्क रूट कहलाया ये। ठीक है, जो चाइना से चल के आता था। ठीक, तो इस रेशम मार्ग की शुरुआत हो गई चाइना से। ठीक है, अब क्या हुआ कि टेक्निक कैसे पहुंचा। ठीक है, टेक्निक अब दूसरे देश कैसे पहुंचा, तो वो ऐसे पहुंचा कि जब व्यापारी अब व्यापार करने लगे तो रेशम का कपड़ा तो ऑब्वियसली लेके जाते थे व्यापार करने के लिए, तो वहाँ के जो शासक थे या वहाँ के लोग थे, जिज्ञासा हुई, धीरे 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 इस टेक्निक को उन लोगों से उन्होंने निकाला। ठीक, और फिर पश्चिम में ये टेक्निक फैला, चाइना के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे भारत में आया और भारत से फिर पूरी दुनिया में ही फैल गया। तो ये फैलता गया। ठीक, और
अब एक जो है प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या आई कि दिन ब दिन जो है रेशम के कपड़ों का कीमत बढ़ने लगा, बढ़ता ही गया, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी तो रेशम के कपड़ों की कीमत भी बढ़ेगी। उसके पीछे एक तो कारण था कि डिमांड बढ़ रहा है, दूसरा कारण ये था कि रेगिस्तानी रास्ता होता था, पहाड़ी रास्ता होता था, चाइना से लेके आना, ठीक है, एक मुश्किल काम होता था। तो इस वजह से जो है उस कीमत जो है बढ़नी स्टार्ट हो गई। तीसरा कारण ये था कि शुल्क देना पड़ता था व्यापारियों को, कि अगर मान लीजिए कि चाइना से यहाँ आ रहे हैं तो चाइना के जो शासक थे तो उस रूट पे चाइना के शासकों का कब्जा था, स्थानीय लोगों का कब्जा था, तो वो लोग शुल्क लेते थे व्यापारियों से। फिर कुषाण लोग भी शुल्क लेते थे, और फिर उसके बाद फारस में जाते थे, वहाँ भी शुल्क, रोमन साम्राज्य में जाते थे, उनके अंडर जो सिल्क रूट पड़ता था उस पर शुल्क देना पड़ता था। तो इस वजह से जो है धीरे धीरे रेशम के कपड़े जो है वो होने लगे कीमती, ठीक। लेकिन इसमें जो प्रोमिनेंट शासक था, ठीक है, शासक वर्ग था, वो कुषाण शासक थे। तो इनका जो है बड़े भूभाग पे, ठीक है, कब्जा था। तो इनका पेशावर से लेके मथुरा तक जो है कब्जा था एकदम पूरा, और कब्जा होने की वजह से इनको ज़्यादा रेवेन्यू आता था, शुल्क आता था, ठीक। और ये दो जो है शक्तिशाली केंद्र थे, जो कि मैंने पहले भी बताया है, कुषाण शासक के अंदर, ठीक है, पेशावर जो जगह था और मथुरा, ठीक। और फिर यहाँ से जो है सिंधु नदी के ऊपर भी इनका कब्जा था, ठीक है, उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के थ्रू ही जाता था, ठीक। और फिर रोमन साम्राज्य के सिक्के भी आपको मिले हैं, ठीक है, सोने के सिक्के चलते थे उस समय। तो कुषाण शासकों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने स्टार्ट किए। सिल्क रूट पे जो भी यात्रा करने वाले व्यापारी थे वो इसी सिक्के का जो है उपयोग करते थे। अब शुल्क देने का उनका एक ये भी कारण था कि उनको भी सुरक्षा मिल जाती थी लूटपाट इन सब चीज़ों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार और संस्कृति, ठीक है। तो रेशम मार्ग व्यापार का रास्ता नहीं था, ठीक है, सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, यहाँ संस्कृतियों का भी मिलन होता। अब एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे तो मतलब बातचीत भी होती थी, अपनी अपनी संस्कृति के बारे में बताते थे। व्यापारी जाते थे तो वहाँ से फिर अपनी कुछ सीख के आते थे, तो अपने देश जाते थे तो वहाँ भी बताते थे, ठीक है। चीज़ों को देखते थे, कैसे कपड़े, कैसे खान पान होते थे। तो इस वजह से तो विचारों का, धर्मों का, सब चीज़ का आदान प्रदान होता था। तो फिर जो है एक जो रेशम मार्ग था वो सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि संस्कृति का भी आदान प्रदान था। कुषाण शासकों का योगदान तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि उन्होंने रेशम मार्ग को सुरक्षित बनाया, क्योंकि बहुत बड़े भूभाग पे उनका था कंट्रोल। तो उन्होंने शासनकाल में जो है कला, साहित्य और बौद्ध धर्म का जो है विकास हुआ। बेसिकली क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रसार जब होने लगा तो कुषाण शासक ही सबसे प्रसिद्ध शासकों में से थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे पहले जो है सुरक्षा दी उस समय, ठीक। उसमें कनिष्क जो थे वो सबसे प्रसिद्ध राजा थे कुषाण वंश के, जिन्होंने बौद्ध धर्म को सुरक्षा दी, ठीक है। इनका शासन जो है लगभग 1900 साल पहले था, ठीक है, अभी से। इन्होंने क्या किया कि एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें जो है एकत्र होकर जो विद्वान लोग होते थे वो विचार विमर्श करते थे, जो बुद्ध की जीवनी के बारे में या फिर बुद्ध के जो भी उपदेश हुए थे उन सब चीज़ों पे अपने विचार प्रकट करते थे। अब एक कवि होते थे, ठीक है, अश्वघोष नाम था, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के जीवनी के बारे में बताया गया। तो ये याद कर लीजिएगा, अश्वघोष का नाम, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये कवि थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र का क्या किया था, रचना किया था, जिसमें बुद्ध की कहानी है, ठीक है, जीवन की कहानी है, जीवनी है, ठीक, यानी उनकी बायोग्राफी। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने क्या किया कि संस्कृत में लिखना स्टार्ट किया। इसी समय कनिष्क के समय ही ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म की एक नई धारा भी बनी उस समय, उसका नाम था महायान, ठीक। और इसकी जो है दो मुख्य विशेषताएं हुई। अब नई धारा बनी है तो क्या होगा, पहला तो ये था कि पहले क्या होता था कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति ऐसे दर्शाई जाती थी कि उनके जो भी मतलब सिंबल होते थे ना, जैसे उनकी जीवन के घटनाओं के जो सिंबल होते थे उसको है ना मूर्ति के रूप में बनाया जाता था। जैसे निर्वाण प्राप्ति
को अगर दर्शाया जाता था तो पीपल के पेड़ के रूप में उसकी मूर्ति बनाई जाती थी, ना कि भगवान बुद्ध की। लेकिन जैसे ही महायान जो धारा थी उसका विकास हुआ तो फिर ये होने लगा कि अब बुद्ध की जो है प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, ठीक है, उनकी मूर्ति बनाई जाने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बुद्ध की मूर्ति बनी है। और आप देखिए तो इसमें एक चीज़ आप देखिए कि दो तरह की मूर्ति है, तो ये दो जगह की बात हो रही है, ठीक है। एक मूर्ति आप देखेंगे तो एक है गंधार की मूर्ति, ठीक है, बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं वो मथुरा की है, ये मथुरा में बनी, दाएं तरफ जो आप देख रहे हैं ये मथुरा की है, ये मथुरा में है। अब बाएं तरफ जो बनी मूर्ति आप देख रहे हैं ये तक्षशिला में बनी। और इस मूर्ति के बनने के बाद ना कला का डेवलपमेंट हुआ, उस कला को क्या कहते हैं, मथुरा कला और गंधार कला, ठीक। तो ये मथुरा कला की मूर्ति है और ये गंधार कला की। तो कुषाण वंश के समय ही, कनिष्क के समय ही दो कला जो है डेवलप हुआ, इन कलाओं का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। एक तो मैंने बताया कि आपको कि अब मूर्ति बनने लगे था भगवान बुद्ध का, और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि जो लोग बुद्धिस्ट थे, ठीक है, जो आस्था रखते थे बुद्धिस्ट में, उन्होंने क्या किया कि अब वो एकांतवास करना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका क्या होता था कि वो क्या एकांतवास करते थे, ध्यान साधना में लगे रहते थे। अब उन्होंने क्या किया कि अब लोगों को शिक्षा देने का काम स्टार्ट किया और लोगों की मदद करने लगे, सांसारिक परिवेश में रहने लगे, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं करते थे कि जंगल में चले गए और एकांत में बैठ के साधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये चेंजेस भी आया महायान के आने के बाद, ठीक, इस धारा के आने के बाद। और ये जो चेंजेस आया ना, ये बुद्धिस्ट जो था वो पूरे मध्य एशिया में फैलने लगा, चीन में, बाद में कोरिया में, जापान में, पूरे जगह फैल गया, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार जो है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो है पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई, ठीक, बनाई गई। इसमें से कुछ गुफाएं जो है वो राजा रानी बनाते थे और कुछ जो है व्यापारियों या कृषकों द्वारा बनाया गया, जो कृषि खेती करते थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बनवाया ये गुफाएं। ज़्यादातर गुफाएं जो है वो पश्चिमी घाट की तरफ है, खासकर आपको जो है ये मान लीजिए कि इस तरह का है, ठीक, इस तरह का। तो ये वाला जो एरिया है ना ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पूर्वी घाट है इंडिया का, नीचे यहाँ नीचे जो है श्रीलंका है। और इसी में जो आप देखेंगे महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा आपको गुफाएं मिलेंगी, ठीक है, पत्थर को काट के, जो मैंने पीछे भी आपको दिखाया था फिगर, ठीक, उसमें आपको बताया था, ठीक। दक्कन के शहरों और तटों को समृद्ध बंदरगाहों, इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी, ठीक है। और यात्रा करने वाले जो व्यापारी होते थे, ठीक, वो कभी कभी आके यहाँ पे विश्राम करते थे, रुकते थे, ठीक। बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर कहाँ कहाँ फैला, श्रीलंका में, ठीक, म्यांमार, नीचे श्रीलंका देख रहे हैं, ऊपर आप यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, थाईलैंड है उसके बाद, ठीक, और इंडोनेशिया, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में के अन्य भागों में ये फैल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो है आविष्कार, आरंभिक रूप है इन क्षेत्रों में कहीं कहीं प्रचलित था। और हमने कार्ले गुफा के बारे में जो है पहले भी बात की थी, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीर्थ यात्रियों की बात करते हैं कि तीर्थ यात्रियों की यात्रा। अब उसमें फायान, हेनसांग, इत्सिंग जैसे जो है प्रसिद्ध तीर्थयात्री भारत आए और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा, जिससे हमें जो है उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक। तो तीर्थयात्री कौन कहलाते हैं? तीर्थयात्री वो कहलाते हैं जो पवित्र स्थान मानते हैं जिसको भी, ठीक है, वहाँ पे जो लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसके लिए उसको तीर्थयात्री कहते हैं। इसी समय भारत की जो है यात्रा पे बहुत सारे चीनी यात्री आए, जिसमें फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग जो है प्रोमिनेंट है, ठीक।
तो ये लगभग जो है 1600 साल पहले आया था, ठीक है। फाहियान जो है उसमें काफ़ी प्रसिद्ध, ये 1600 साल पहले यहाँ पे आया। इस बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। xuan त्सांग जो है उसके 200 साल बाद 1400 साल पहले यहाँ पे आए थे, और उसके 50 साल बाद 50 साल बाद इत्सिंग आया था, ठीक है। इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म यानी बुद्ध से जुड़े हुए जितनी भी उनसे जीवन से जुड़ी हुई जगहें थी, प्रसिद्ध मठ थे, उन सब की यात्रा की इन्होंने, ठीक है। ये तीर्थ यात्री, अब प्रत्येक तीर्थ यात्री जो थे इनमें से थे, फाहियान हो, त्सिंग हो या फिर हेनसांग हो, वो अपनी यात्रा का पूरा विवरण लिखते थे। अपनी यात्रा के दौरान जो भी मुश्किल आते थे उसके बारे में भी लिखते थे, कोई भी मुश्किलात आती थी उसके बारे में भी। इनकी यात्रा जो है बहुत लंबे समय तक चलती थी, कई वर्ष तक चल रहे हैं, ठीक है। 6 साल तक तो यात्रा ही कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरे देश में घूम घूम के जहाँ भी मठ थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के, वहाँ घूमे और वहाँ पे जाके है ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। जो भी बुद्ध के बारे में इनको जानकारियाँ मिली वो सब अपने पास रख लिया। उन्होंने लिखा, ठीक है। उसके बाद उस पर जो है उस पर किताब भी लिखी, जितनी भी चीज़ें उनके साथ हुई वो सब कुछ लिखा और फिर उसको ले गए यहाँ से और जमा के कर लिया। उस समय संस्कृत में भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो संस्कृत वाली भी चीज़ें लेके गए। अब यहाँ से फाहियान के बारे में बात करते हैं कि फाहियान यहाँ से लौटा कैसे। तो फाहियान जो है यहाँ से लौटने के लिए उसने अलग अलग मार्ग, मतलब सब ने अलग अलग मार्ग चुना। तो फाहियान ने जो चुना वो चुना समुद्र के रास्ते घर जाने का मार्ग चुना। तो अपने घर चीन वापस लौटने के लिए जो है उसने क्या किया कि बंगाल से, ठीक, बंगाल से यात्रा शुरू की। एक व्यापारियों का जहाज़ जा रहा था, उस पर चढ़ गए। तो मुश्किल से 2 दिन ही चल पाए थे वो जहाज़ कि तूफ़ान में फंस गया वो जहाज़। अब जहाज़ जो है तूफ़ान में फंस गया, तो व्यापारी क्या करने लगे कि अब तूफ़ान से बचने के लिए, क्योंकि अगर जहाज़ पलट जाए भारी सामान की वजह से, तो अपने सामान को फेंकने लगे। तो फाहियान को भी जो है मतलब अपना सामान फेंकना पड़ा। तो उसने क्या किया कि वो चीज़ें फेंकी जो उतने काम की नहीं थी, और जितनी भी बुद्ध की पांडुलिपियाँ थी, हाथ से लिखी हुई चीज़ें, पांडुलिपियों का मतलब जो हाथ से लिखी हुई, ठीक है, मूर्ति थी, उसको नहीं फेंका। और जो उसने यहाँ पे लिखा था, ठीक ना, जो संकलित किया था यहाँ पे अपनी यात्रा के दौरान, उसको भी नहीं फेंका। उसने क्या किया कि पूरा सफ़र इस तरह जो है उसको बचाए रखा, और 13 दिन के बाद आंधी जो है, आंधी तूफान रुका समुद्र का, और उसके बाद वो जो है पहुंचा बेचारा एक किनारे, और फिर वहाँ से एक चीनी यात्री जो जहाज़ जा रहा था, फिर उसको जो है व्यापारी जहाज़ जा रहा था, फिर उस पर चढ़ के वो चीन पहुंचा। तो उसने जो है समुद्र के बारे में भी लिखा। क्या लिखता है समुद्र के बारे में कि समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है कि पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं, मतलब जिस तरह हवा गुजर रही है उधर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। बेचारा 90 दिन की यात्रा किया उसने, पूरा 13 दिन के बाद तो आंधी रुका, 90 दिन की पूरी यात्रा की, और 5 महीने के लिए रुका वो जाके कहाँ, जावा में। और फिर वहाँ से व्यापारी जहाज़ जब चीन को पहुँची तो फिर वो उसके साथ चीन को पहुँचा। तो ये है फाहियान जो था वो इस तरह से पहुँचा। लेकिन xuan त्सांग कैसे पहुंचा? उसने क्या किया कि भूमार्ग अपनाया। उसने भूमार्ग अपनाया यानी ज़मीन के रास्ते से जाना। तो उसने क्या किया कि उत्तर पश्चिम से स्टार्ट किया और मध्य एशिया होकर जो है, मान लीजिए कि उत्तर पश्चिम हमारा जैसे ये मान लीजिए ये भारत का एरिया हो गया, ठीक है, ठीक, नीचे तक हो गया, और ये जो एरिया है ये उत्तर पश्चिम है। तो यहाँ से वो गया, फिर मध्य एशिया होते हुए, क्योंकि चीन इस साइड है, तो मध्य एशिया होते हुए वो चाइना पहुंचा, ठीक है। तो उसने भी यहाँ से बहुत सारे जो है चीज़ों को यहाँ से मतलब ले गया, ठीक है। सोने चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, ये सब जितनी भी मूर्तियाँ थी, 600 से अधिक ज़्यादा तो उसके पास पांडुलिपियाँ थी, ये सब कुछ उसने एकत्र कर रहा था। 20 घोड़ों पे उसने लाद लिया इन सब चीज़ों को, 20 घोड़ों पे। अब 50 पांडुलिपियों को तो बीच में रास्ते में कहीं खो गया, जब सिंधु नदी पार कर रहा था तो 50 पांडुलिपियाँ खो गई, लेकिन 600 से ज़्यादा पांडुलिपि थी, ठीक है। और उसके बाद जब वो पहुंचा चाइना, तो उसने क्या किया कि जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी संस्कृत में, उसको चीनी भाषा में उसने अनुवाद किया। सोचिए कितना मतलब जुनून रहा होगा यात्रा का और चीज़ों को ये करने का, ठीक है।
चलिए, तो ये थी फाहियान और जो है श्वेतसांग के बारे में। हेनसांग भी कहते हैं उसको। हेनसांग बेसिकली जो है हर्ष के टाइम पे आया था, ठीक है, 600 कुछ ईस्वी में आया था। तो हेन ह से है हर्ष, याद रखिएगा कि हर्ष के टाइम पे जो है हेनसांग आया था। फाहियान गुप्ता जब शासन था, ठीक है, 200 साल पहले आया, तो समझिए कि जब गुप्ता साम्राज्य चल रहा था, गुप्त साम्राज्य चल रहा था, तब आया था। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ठीक है। बाकी जो गुप्त साम्राज्य चला, ठीक है, जिसमें कुमार गुप्त बहुत प्रोमिनेंट रहे क्योंकि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का आविष्कार करवाया था, ठीक है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। बाकी वही प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत सारे हैं उसमें। चंद्रगुप्त भी है और उसके घटोत्कच भी है, बहुत सारे हैं। समुद्रगुप्त, ठीक है, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक के अंदर, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था उस समय, और इसको बनवाया था किसने? कुमार गुप्त ने, ठीक, जो कि गुप्त शासक था, ठीक। यहाँ दूर दूर से विद्वान आते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, आपस में बातचीत करते थे, ठीक है। तो जिस समय श्वेतसांग आया यानी हेनसांग आया था तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने, उस समय सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्या केंद्र था वो नालंदा था। क्योंकि जब वो आया ना, फाहियान आया, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था। लेकिन श्वेतसांग आया तो उस समय बन चुका था, कुमारगुप्त ने बनवाया था लगभग 400 कुछ ईस्वी में, ठीक है, 400-500 ईस्वी के बीच में बनवाया था। तो उसने क्या किया कि नालंदा के बारे में लिखा है, ठीक है, लिखा है जिससे हमें पता चलता है। तो उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, हेनसांग ने लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी तरह ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलता रहता है, जैसे युवा वृद्ध जो बूढ़े लोग हैं दोनों ही एक दूसरे से मदद करते हैं वाद विवाद में, ठीक है। किसी भी चीज़ पे फंसते हैं तो डिस्कशन करते हैं। तो बहुत अलग अलग शहरों से जो है लोग आते हैं अपनी शंकाएं दूर करने के लिए। कोई भी किसी को डाउट है अपने जीवन के बारे में, लोग सजग लोग थे तो वो आते थे अपनी शंका दूर करने के लिए, क्योंकि विद्वानों का एक गढ़ था वो, ठीक है। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल, अब कोई आया, ठीक है, वो चाहता है कि अब मैं नालंदा के अंदर जाऊं, विश्वविद्यालय के अंदर और शिक्षा ग्रहण करूं। तो उनको अंदर एडमिशन देने से पहले ना द्वारपाल जो होते थे वही कठिन प्रश्न पूछते थे। उधर अंदर जाने की ना, उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वो द्वारपाल द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे दे। 10 में से 7-8 लोग, वो लिखता है कि सही उत्तर नहीं दे पाते थे, ठीक। तो हेनसांग ने ये बातें लिखी, ठीक है। तो ये हो गया हेनसांग के बारे में। और इसके आगे जो है निष्कर्ष मैंने लिखा है, और सिल्क रूट जो है रोड है उसका मैंने एक चित्र यहाँ पे दिया है, उसको भी देख लेंगे आप, ठीक है। चाइना से स्टार्ट होता था ऐसे करके, भारत होते हुए ये फारस तक, ईरान तक जाता था, फिर उसके बाद ये तुर्की जो ये जो रोमन साम्राज्य था यहाँ तक जाता था। नीचे आप देखेंगे तो ये मथुरा और फिर सारनाथ होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुँचता था। यहाँ से भी फिर ट्रेड होता था, तो ये जो रूट था ना, ये ट्रेड का रूट था। तो ये बेसिकली डेवलप ही हुआ था जब रेशम का ट्रेड स्टार्ट हुआ था, तब डेवलप हुआ था। उसके बाद बहुत सालों तक रहा, तो इसको सिल्क रूट ही कहा गया, ठीक है। तो रेशम का मार्ग जो है आज भी हमें याद दिलाता है कि कैसे व्यापार और संस्कृति दुनिया को जोड़ सकते हैं। यह मार्ग हमें ये भी याद दिलाता, सिखाता है कि हमें विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक। उस समय ऐसा बहुत ज़्यादा समागम हुआ, इधर से उधर जो है संस्कृतियाँ गईं और आदान प्रदान हुआ, विचारों का, धर्मों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म उस समय सिल्क रूट के कारण काफ़ी फैला, ठीक। लोग मतलब स्थल मार्ग से भी लोग गए, लोगों ने भिक्षु व भिक्षु जो भी थे वो यात्रा करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। तो इस तरह जो है म्यांमार, थाईलैंड सब में फैल गया, ठीक। और इसी समय महायान की भी जो है विकास हुआ। महायान जो धारा थी बौद्ध धर्म की, उसका उदय हुआ, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए। आगे जो है दूसरे पार्ट में हम लोग भक्ति की शुरुआत कैसे हुई ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर डिस्कशन अच्छा लगा आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।